हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछले क्लास में हम बेसिक डेफिनेशन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो हमने पढ़ा था। जैसे कि हमने पढ़ा था लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या है, बेसिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके बाद हमने 2D में देखा था कि यूनिट सेल कितने टाइप का होता है। हमने पढ़ा था कि 2D में 5 तरह के यूनिट सेल पॉसिबल है। आज हम आगे पढ़ेंगे और 3D में हम यूनिट सेल को देखेंगे। तो हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन 3D। Types of unit cell in 3D space or space lattice. Space lattice. अगर हम 3D में स्पेस लैटिस की बात करें तो 3D में स्पेस लैटिस बेसिकली टोटल नंबर ऑफ जो 3D लैटिस देखा गया है सारे क्रिस्टल के अंदर वो 14 टाइप का होता है। और जो 14 टाइप का स्पेस लैटिस होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस, क्योंकि ये ब्रेवियस नाम का साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। और उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किए, लेकिन अभी तक इस 14 लैटिस के अलावा 15 लैटिस नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी एग्जिस्टिंग क्रिस्टल है ये इन्हीं 14 लैटिस के अंदर आता है। इसी 14 लैटिस को क्लब किया गया 7 क्रिस्टल सिस्टम में। और जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो हम आज डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, एक लाइन लिखिए, पहले एक लाइन लिखिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, देयर आर 14 पॉसिबल स्पेस lattice in 3 dimension. There are 14 possible space lattice in 3 dimension, and these are called Bravais lattice. Bravais lattice. Bravais lattice. अब ये जो Bravais lattice है 14 टाइप का, इसी को क्लब किया गया 7 टाइप के यूनिट सेल में। तो एक और लाइन लिखिए इसके अंदर, पैराग्राफ चेंज करके, these 14 Bravais lattice are clubbed into 7 3D space lattice. 3D space lattice, and these are called 7 crystal system.
7 these are called 7 crystal system। ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। मतलब ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। These these 7 3D lattice are also known as primitive unit cell। There are 14 space lattice in 3 dimension and these are called Bravais lattice। The 14 Bravais lattice are clubbed into 7 3D space lattice and these are called 7 crystal system। These 7 3D lattice are known as primitive unit cell। तो 3D स्पेस में टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट सेल होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल वो 7 टाइप का होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है ना? तो हेडिंग डालिए प्रिमिटिव यूनिट सेल। हेडिंग डालिए प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है जिसमें कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट हो। ऐसा यूनिट सेल जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट हो। तो लिखिए द यूनिट सेल इन विच atoms और लैटिस पॉइंट और क्योंकि एटम को हम लैटिस पॉइंट से डिनोट करते हैं और लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर is called primitive unit cell। is called primitive unit cell। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। मतलब ये कोई ऐसा यूनिट सेल होगा जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर एटम होंगे। जैसे कि मान के चलिए कि एक क्यूबिक यूनिट सेल है कुछ ऐसा, और यहां पे लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे है। तो अगर सिर्फ कॉर्नर पे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन अगर लैटिस पॉइंट अगर बीच में भी कहीं हो क्रिस्टल के अंदर तो फिर ये प्रिमिटिव नहीं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। हम बात करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन फिलहाल अभी हम लैटिस पैरामीटर समझते हैं। तो हेडिंग डालिए लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर इन 3D स्पेस। लैटिस पैरामीटर इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में कौन कौन सा लैटिस पैरामीटर हुआ करता है उसके बारे में हम समझते हैं।
ये लैटिस पैरामीटर बोले या सेल पैरामीटर एक ही चीज है। तो जो हमारा सेल पैरामीटर अगर हम बोले 3D स्पेस में तो कुछ यूं बोल सकते हैं, जैसे मान के चलो आप एक क्यूब ऐसा है, क्यूब ले लो या फिर क्यूबॉइड ले लो आप। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इसके एजेस जो हैं, एजेस वो है, ये एज है ए, ये वाला एज है बी और ये है सी, मतलब इसका लेंथ ए है, बी है और सी है। अगर हम बात करें कि इसके बीच में जो एंगल बन रहे हैं दो एजेस के बीच में, जैसे ए वाले साइड और बी वाले साइड के बीच में जो एंगल है उसके बीच में एंगल मान के चलते हैं ये अल्फा बन रहा है ना। बी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो मान लेते हैं बीटा बन रहा है, और सी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है मान के चलते हैं गामा बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल हो गए क्या क्या हो गए, अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमारा लैटिस पैरामीटर जो 3D में हो गया वो क्या क्या हो गया, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। यही 6 पैरामीटर है जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि कोई भी यूनिट सेल कैसा होगा। मतलब इसी में अगर रेडिएशन होगा तो यूनिट सेल के शेप में चेंजेस आएंगे और वो अलग अलग टाइप का यूनिट सेल होगा। तो हमारे पास 6 लैटिस पैरामीटर हो गए क्या क्या, देयर आर 6 lattice parameter in 3D lattice. In 3D lattice ये क्या क्या है, A B C, that means edges, 3 edges, एंड एंगल अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा बीटा और गामा क्या है, इंटरफेसियल एंगल है ना। मतलब जैसे ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस के बीच में एंगल क्या बन रहा है ना। समझ गए बात आप, दो फेस के बीच का जो एंगल है वही क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरफेसियल एंगल, इंटरफेसियल एंगल। और इस इंटरफेसियल एंगल को हम क्रिस्टलोग्राफिक एंगल भी बोलते हैं। और क्रिस्टलोग्राफिक एंगल, तो जो ये अल्फा बीटा गामा है उसको हम इंटरफेसियल एंगल या क्रिस्टलोग्राफिक एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या 6 पैरामीटर्स हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसी के आधार पर, जैसा अभी हमने बताया कि ब्रिगेस्ट लैटिस जो है 7 पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम है, उसी को हम डिटेल में समझेंगे आज। तो अब हेडिंग लाइए 7 क्रिस्टल सिस्टम। सेवन क्रिस्टल सिस्टम सेवन क्रिस्टल सिस्टम। अब कौन कौन सा ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो हम समझेंगे एक एक करके। जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है
उसमें जो पहला है फर्स्ट टाइप का क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज पहला यूनिट सेल, वो है क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब ये जो 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है, ये बेसिकली यूनिट सेल के टाइप्स हैं 3D में। तो पहला लिखिए, फर्स्ट टाइप लिखिए, फर्स्ट लिखिए, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। नाम से यह स्पष्ट है कि ये सिंपल सा क्यूब है जिसमें कि हमारे पास जो एजेस हैं वो ए है, बी है और सी है। एंगल जो है वो अल्फा, बीटा एंड गामा है। एंगल है अल्फा, बीटा एंड गामा, ये हमारे पास 3 एंगल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपने बताया कि ये लैटिस पैरामीटर्स हैं, अगर मैं बोलूं कि अगर ये क्यूबिक है, सिंपल क्यूब है, तो आप बोलोगे क्या कि ये जो ए बी सी है वो तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए, जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसके लिए a इजिकल टू बी इजिकल टू सी, है ना, ए बी सी तीनों बराबर है। और क्या हम बोलेंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जी हाँ, सारे एंगल जो होंगे वो कितने, कैसे कैसे होंगे, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री वाले होंगे। ठीक है, हाँ, इसको हम एक क्यूब के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो एजेस हैं, है ना, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये ऊपर वाला सी है। अगर मैं बोलूं कि इसके बीच में एंगल कितने हैं, तो एंगल आप बोलोगे क्या, 90 डिग्री है जी। मतलब इंटरफेसियल एंगल मतलब क्या है, जैसे ये फेस जो है और ये वाला फेस जो है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। इस फेस के साथ इस फेस का क्या एंगल है, 90 डिग्री है। और ये वाला जो फेस है, इसका नीचे वाले फेस के साथ, मतलब इधर वाले फेस के साथ जो एंगल है वो कितना है, वो 90 डिग्री। तो ये अल्फा बीटा गामा आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब बात रही कि जो ये इस टाइप का जो यूनिट सेल है, ये क्या वास्तव में होते हैं? जी हाँ, ये वास्तव में होते हैं। जैसे आप NaCl जो नमक खाते हैं आप, वो उसका क्रिस्टल जो होता है वो सिंपल क्यूबिक ही होता है। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एग्जांपल ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, एग्जांपल ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में लिखिए NaCl, जिंक सल्फाइड, है ना, जेरेनस, कॉपर, गोल्ड, ये सारे क्या हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अगला यूनिट सेल हम पढ़ते हैं, सेवन क्रिस्टल सिस्टम में हम पहला यूनिट सेल हमने पढ़ा क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड पढ़ते हैं, सेकेंड लिखिए टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल, अब जैसा कि आपने जो पढ़ा था अभी, जो यूनिट सेल हमने देखा था ये क्यूबिक, अब क्यूबिक यूनिट सेल को हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ पुल करते हैं। अगर हम इसको पुल करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा,
यानी कि कुछ इस तरह के फिगर मिलेंगे हमें। जी हाँ, कुछ इस तरह के यूनिट सेल हमें मिलेंगे। अब इस यूनिट सेल में अगर मैं बात करूं आपसे, ये लेंथ ए है, ये बी है और ये सी है, साथ ही साथ एंगल अल्फा बीटा एंड गामा है, अल्फा बीटा एंड गामा, ये इंटरफेसियल एंगल है। तो आप क्या बोलेंगे इस केस में, जो हमारा लैटिस पैरामीटर है उसमें रिलेशन क्या होगा? तो आप कहेंगे कि a बराबर b होगा। ये साइड तो बराबर है ना, a बराबर b है, लेकिन c क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो डज नॉट इक्वल टू c। और एंगल सारे के सारे अभी भी कितना है? 90 डिग्री ही है। तो हम बोलेंगे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सारे के सारे एंगल कितना है? 90 डिग्री ही है। तो टेट्रागोनल यूनिट सेल में a b के बराबर होता है और c बड़ा होता है। अगर हम इसके क्रिस्टलोग्राफिक एंगल देखें अल्फा बीटा गामा, तो ये 90 डिग्री के बराबर होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसकी, जैसे टीन, व्हाइट जो टीना है एसन, वो टेट्रागोनल यूनिट सेल के शेप का होता है। TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, ये भी क्या होता है? टेट्रागोनल यूनिट सेल के शेप का होता है। ठीक, एक दो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट टाइप का यूनिट सेल पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप का, थर्ड टाइप का यूनिट सेल। लिखिए तीसरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है और ये एग्जाम में आते भी हैं, है ना? तो इसलिए आपको याद रखना है बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट टाइप का यूनिट सेल है वो है आपका ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल की बात करें तो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में बेसिकली क्या होगा? जो हम मैच बॉक्स पर देखते हैं ना, कुछ इस टाइप का शेप का, ये जो आपके मैच बॉक्स का शेप होता है वही ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल का शेप भी होता है ना? अब जैसा कि हम बात करें तो एक फिगर देखते हैं, जैसे कि सपोज मान के चलो आप एक मैच बॉक्स यहाँ पे रखते हैं और सेम इस टाइप का फिगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जो फिगर बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल मैच बॉक्स बन गया। अगर आपको बिल्कुल मैच बॉक्स नहीं दिख रहा है तो लीजिए मैं इसको और अच्छे से बनाता हूँ। जी हाँ, अब इस फिगर में हम बात करें ए बी सी में जो रिलेशन है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए और बी क्या बराबर है? जी नहीं, ये जो एस, ये एस और ये एस दोनों बराबर नहीं। साथ ही साथ इस एस के बराबर लेंथ के बराबर ये एस भी नहीं है।
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, और क्या बोल सकते हैं अल्फा, क्या इसमें एंगल सारे के सारे 90 डिग्री है या कुछ और है। देखो सारे फेसेस के बीच में जो एंगल है, जो इंटरफेसियल एंगल है वो 90 डिग्री ही है। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब अगर ऑर्थोनोमिक यूनिट सेल होगा उसमें याद रखना है a डज नॉट इक्वल टू b है, डज नॉट इक्वल टू c है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक फेमस एग्जांपल है, आपको भी याद होगा, क्या, रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट दो तरह का होता है, एक एरागोनेट और दूसरा कैल्साइट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अब हम फोर्थ टाइप का यूनिट सेल पढ़ेंगे। तो देखिए फोर्थ यूनिट सेल, रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल। रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल, रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल। अब अगर रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? बेसिकली एक मैं फिगर बनाता हूं, आपको क्लियर होगा। ये क्यूब के शेप का ही होता है, लेकिन क्या है, ये डिस्टॉर्टेड होता है। क्यूब के शेप में ही ये डिस्टॉर्टेड क्यूब के शेप का होता है। जी हाँ, कुछ इस तरह के शेप का। अगर हम इसमें बात करें ABC, जो लेंथ है क्यूब में जैसे बराबर होता है, वैसे इसमें भी क्या होता है, बराबर होता है। तो A बराबर B बराबर C होगा। क्या होगा? A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। लेकिन क्या अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री होगा? जी नहीं, क्योंकि डिस्टॉर्टेड शेप है। तो अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा बराबर तो होंगे लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इस टाइप का जो यूनिट सेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल। अब इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जैसे कि अभी हमने तुरंत एग्जांपल बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 में जो एरागोनेट होता है वो नहीं, दूसरा कौन सा, जो कैल्साइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैल्साइट। जो कैल्साइट वाला कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका शेप रोम्बोहाइड्रल शेप होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जैसे कि HGS सिनेबार। इसका शेप भी क्या होता है? इसका शेप भी रोम्बोहाइड्रल शेप का होता है। ठीक है, तो रोम्बोहाइड्रल में आपको ध्यान रखना है A इक्वल्स टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अभी तक हमने चार तरह के यूनिट सेल देखे। क्यूबिक, क्यूबिक में A इक्वल टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। हमने दूसरे टाइप का जो यूनिट सेल पढ़ा वो टेट्रागोनल यूनिट सेल पढ़ा, जिसमें A इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री।
हमने तीसरा जो यूनिट सेल पढ़ा वो हमने पढ़ा ऑर्थोनोमिक यूनिट सेल, और ऑर्थोनोमिक यूनिट सेल में a डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c था, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री था। हमने चौथा यूनिट सेल जो पढ़ा वो है रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, और जो रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल होता है उसमें a इक्वल टू b इक्वल टू c है एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम पांचवें तरह का यूनिट सेल पढ़ेंगे, फिफ्थ टाइप का यूनिट सेल। फिफ्थ में लिखिए, फिफ्थ टाइप का यूनिट सेल हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हेक्सागोन होंगे। जी हाँ, हेक्सागोन होते हैं। जैसे मान के चलो आप कुछ इस तरह के है हमारे पास यूनिट सेल, ये थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बनाते हैं। ये पीछे वाला जो पार्ट है, पीछे वाला हिस्सा, उसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से हेक्सागोनल यूनिट सेल बनता है। अगर हम इसमें बात करें कि जो ए बी सी होता है, जो साइड होते हैं, एजी होते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए और बी तो बराबर होंगे लेकिन सी बराबर नहीं होगा। यानी हम बोल सकते हैं जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होते हैं उसमें A इक्वल्स टू बी होता है, डज नॉट इक्वल टू सी होता है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एंगल के बारे में। अगर हम बात करें इंटरफेसियल एंगल या क्रिस्टलोग्राफिक एंगल के बारे में, तो यहाँ पे तीन तरह के एंगल बनेंगे। एक आप जो आपका ये फेस रखा हुआ है उसके साथ ये वाला फेस का मतलब जो आपका फर्स्ट वाला फेस है उसका जो ऊपर की तरफ वर्टिकल गया है उसके बीच में एंगल जो बनेंगे वो कितना बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। ठीक है। एक दूसरा फेस इधर की तरफ जो गया है, अंदर की तरफ जो फेस गया है उसका फर्श के साथ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेकिन एक तीसरा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। ये एंगल कितना आता है, दिस इज 120 डिग्री एंड गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगर हम हेक्सागोनल यूनिट सेल का एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे यूनिट सेल लिख लीजिए। तो इसके एग्जांपल हो गए, जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल है ग्रेफाइट, इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब क्या होता है, हेक्सागोनल शेप का होता है। ठीक है, ये पांच तरह के यूनिट सेल हो गए। अब हम नेक्स्ट टाइप का यूनिट सेल पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट टाइप का यूनिट सेल है वो है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो नेक्स्ट छठा यूनिट सेल खड़ी करिए 6 नंबर में, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल जो होता है वो बेसिकली कुछ इस तरह से होता है। ठीक है,
मतलब इस यूनिट सेल में अगर हम बात करें इस यूनिट सेल की, तो इसमें ए बी सी तीनों अनइक्वल होते हैं, ना ए और बी बराबर होता है ना सी बराबर होता है। तीसरी बात, जो एंगल की बात करें तो अल्फा और बीटा ये दो जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं 90 डिग्री के। या अल्फा या गामा ले लीजिए तो 90 डिग्री हो जाएगा। और बाकी जो तीसरा एंगल होता है वो बेसिकली ना तो 90 डिग्री के बराबर होता है, ना 60 डिग्री के बराबर होता है, ना ही 120 डिग्री के बराबर होता है। तो ये बेसिकली डिस्टॉर्टेड शेप में होता है। और इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ए बी और सी की बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं, फिगर क्लियर उतना नहीं हुआ, फिर भी आप देख सकते हैं ये ए बी और सी ये तीनों बराबर नहीं है। तो हम बोलेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा एंड गामा की बात करें तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा या अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड बीटा is not equal to 60 degree. This is also not equal to 120 degree. This is also not equal to 90 degree, and this is also not equal to 120 degree. तो ये आपको याद रखना है मोनोक्लिनिक के लिए, है ना। अगर हम मोनोक्लिनिक का एग्जांपल बात करें तो मोनोक्लिनिक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि आपको याद रहेगा और आप नहीं भूलेंगे। सल्फर आपने पढ़ा था, रोमिक सल्फर, है ना। वैसे ही मोनोक्लिनिक सल्फर भी होता है। तो सल्फर अच्छा एग्जांपल है। सल्फर कौन सा सल्फर? जो कि मोनोक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, जैसे कि आपने पढ़ा था पी ब्लॉक में बोरेक्स। बोरेक्स का शेप भी मोनोक्लिनिक ही होता है। क्या? बोरेक्स। बोरेक्स फॉर्मूला याद है, Na2B4O7.10H2, है ना। Na2B4O7.10H2 यानी कि बोरेक्स। बोरेक्स भी क्या है? मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के अंदर ही आता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लास्ट 7 टाइप का यूनिट सेल। नेक्स्ट है 7 टाइप का यूनिट सेल जो है वो है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल ये जो होता है वो मोस्ट अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। आप चाहो तो यह लिख सकते हो, दिस मोस्ट अनसिमेट्रिकल पैरेललोपिपेड और इसमें जो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं ये बहुत ही डी शेप में, मतलब समझ लो आप कुछ यूज स्ट्रक्चर बनेगा। कोई भी मतलब एजेस बराबर नहीं है पहली बात, और कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। तो ये कुछ इस तरह का शेप का मतलब इसमें क्या है, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C है, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू दिस इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होता है। इसका एग्जांपल है बोरिक एसिड, हाँ आपको याद रहेगा, लिख लीजिए, आपको याद रखना है। ट्राइक्लिनिक का एग्जांपल है H3BO3 बोरिक एसिड। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये फेमस एग्जांपल है। एक दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं
और जो लैटिस पैरामीटर है उसमें रिलेशन क्या है ये आपको याद रखना है। तो ये 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल होता है, ये 7 टाइप का यूनिट सेल है जो कि प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जो कि आपको याद रखना है। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, तो आपको जरूर याद रखना है और ये बेसिक कंसेप्ट भी है इस चैप्टर का, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मतलब जो पैकिंग होता है यूनिट सेल के अंदर किस तरह के होते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए मेटेलिक क्रिस्टल में पैकिंग इन मेटेलिक क्रिस्टल, ऐसे लिखिए पैकिंग इन मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल, पैकिंग इन मेटेलिक क्रिस्टल। अगर हम पैकिंग की बात करें मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2D में पैकिंग, और हम ये एज्यूम करते हैं कि सारे के सारे जो स्फीयर हैं वो आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल स्फीयर और आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक। अब जैसे मान के चलो आप ये हमारे पास क्या है, एटम्स है। एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, जैसे आपने बचपन में गोली, छोटे छोटे जो गोली होते हैं उसको इस तरह से अरेंज किया होगा, है ना? ठीक। तो यहां पे अगर हम क्या करें, जो स्फीयर है उसके सेंटर से एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, तो कनेक्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो लैटिस है ना, ये लैटिस के अंदर यहाँ पे 2D पैकिंग है। ये बेसिकली हम 2D में बात कर रहे हैं, लिख लीजिए हेडिंग पैकिंग इन 2D। हम 3D में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अगर मैं बोलूं आपसे कि ये 4 स्फीयर है और इस 4 स्फीयर में ये क्या है, ये लैटिस है ना, या ये यूनिट सेल है, और ये यूनिट सेल के अंदर ये लैटिस पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, मतलब कितने पार्ट में एटम है और कितने पार्ट में एटम नहीं है, मतलब खाली जगह है, तो आप कहिएगा ये जो बड़ा पार्ट है यहाँ पे है एटम, है ना, और बाकी हिस्से क्या है, खाली। तो अगर हमें निकालना है कि कितना पैकिंग है ना, परसेंटेज पैकिंग कितना है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए परसेंटेज पैकिंग, परसेंटेज पैकिंग क्या हो जाएगा कि जितना पार्ट में स्फीयर के अंदर यूनिट सेल के अंदर स्फीयर है वो अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब स्फीयर का कितना हिस्सा है, स्फीयर का एरिया क्या होता है 2D में हम बात कर रहे हैं स्फीयर का एरिया, तो पाई स्क्वायर है ना, पाई स्क्वायर। और यहाँ पे 1/4 स्फीयर का 1/4 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर है, तो हम कहेंगे 1/4 इंटू दिस। और इस तरह के हमारे पास 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4 इस इंटू 4 अपॉन इसका एरिया है ना। मान लेते हैं कि ये एज ए है
तो यहाँ पे जो एज ए है उसका वैल्यू क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर है डिस्टेंस, ये भी आर है यहाँ से यहाँ, तो ये आर प्लस आर 2r, ए इज इक्वल टू 2r हम लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर हम इसका वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज 4 से 4 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पे 2r है तो 2r का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, पाई अपॉन 4। और इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे परसेंटेज में, इनटू 100 करने से परसेंटेज आ जाएगा, इनटू 100 करने से परसेंटेज आ जाएगा। तो इसका जब वैल्यू आप निकालिएगा तो ये आएगा 78%। यानी कि 2D में 2 डायमेंशन में जो यूनिट सेल का अरेंजमेंट है, इस केस के लिए 2 डायमेंशन में स्क्वायर पैकिंग के लिए बेसिकली जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 78% होता है। अच्छा, एक और टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एटम है, एक एटम ले लेते हैं ये, और इसका टोटल नियरेस्ट नेबर कितना है, तो 1 2 3 4, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए एक हेडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, what is coordination number, number of nearest neighbor is called coordination number, number of nearest neighbor is called coordination number। और अगर हम इस 2D पैकिंग के लिए हम आपसे पूछें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, तो क्या बताओगे आप, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस केस के लिए, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने हैं, 4। देखिए आप, ये एटम है, इसके नियरेस्ट में 1 2 3, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि 2D पैकिंग के लिए कितना होता है। आगे हम आगे पढ़ेंगे 2D में एक और पैकिंग होता है, हेक्सागोनल पैकिंग। ये जो हमारा पैकिंग था वो किस टाइप का पैकिंग था, स्क्वायर पैकिंग, दिस इज स्क्वायर पैकिंग। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे हेक्सागोनल पैकिंग। अब ये आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।